छत्तीसगढ़ में इन दिनों चुनाव होने को है और चुनाव को लेकर सारी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं दोनों ही पार्टियों के द्वारा। जो दिग्गज पार्टियां हैं छत्तीसगढ़ की, भाजपा और कांग्रेस, ये पूरे मंथन में और जोर आजमाइश में लग गई हैं कि कहाँ कैसे क्या किया जाए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स को जीत दिलाई जाए। वहीं सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है चुनाव के दौरान वो बस्तर में होता है, क्योंकि चुनाव के दरमियान चुनाव को प्रभावित करने के लिए माओवादी भी एकजुट हो जाते हैं और लगातार इस फिराक में रहते हैं कि कैसे चुनाव को प्रभावित किया जाए। ऐसे में सरकार का दावा होता है कि बीते लंबे समय से जिस तरह से उनके द्वारा माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिस तरह से बस्तर में नए नए सुरक्षा बलों के कैंप खोले जा रहे हैं, तो सरकार ये दावा कर रही है कि माओवादी काफ़ी बैकफुट पर हैं। इसको लेकर सरकार आंकड़े भी जारी करती है कि बीते समय में अगर मौजूदा समय के आंकड़ों से तुलना की जाए तो माओवादियों के हमले काफ़ी कम हो गए हैं और माओवादियों की गिरफ्तारी और समर्पण की संख्या बढ़ गई है। साथ ही साथ हिंसा काफ़ी कम हो गई है। इन सब आंकड़ों को दिखाकर सरकार बताती है कि माओवादी अब बैकफुट पर हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी सीमित है। लेकिन माओवादियों ने क्या किया है? माओवादियों ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया है। माओवादियों ने एक तरीके से सरकार को फिर से खुला चैलेंज दिया है। कैसे चैलेंज दिया है, इस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल माओवादियों का मैंने आपको पहले भी इसके कई वीडियो में बताया है कि माओवादियों का अपना एक कैलेंडर होता है और उस कैलेंडर के लिहाज से वो अलग अलग समय पर अपने अलग अलग कार्यक्रम और आयोजन किया करते हैं, जिसमें शहीदी सप्ताह होता है और जनपितूरी सप्ताह होता है। ऐसे कई सप्ताह उनके द्वारा मनाए जाते हैं और हर सप्ताह मनाने के पीछे उनके अपने अपने अलग कारण होते हैं। PLGA की स्थापना दिवस मनाया जाता है, कई ऐसे हैं, उनके पूरा कैलेंडर साल भर का होता है। इसी कैलेंडर में एक सप्ताह होता है शहीदी सप्ताह का, जो 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाया जाता है। माना जाता है कि माओवादी अपने पार्टी के जो संस्थापक हैं, जो चारू मजुमदार और कन्हई चटर्जी, इनकी याद में यह शहीदी सप्ताह का आयोजन किया जाता है। बीते दिनों हमने शहीदी सप्ताह को लेकर समर्पण कर चुके एक पूर्व माओवादी नेता बद्रन्ना से भी बात की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरह से 28 जुलाई से 3 अगस्त तक मनाने का फैसला क्यों लिया गया और जब वो संगठन में थे तभी शहीदी सप्ताह मनाने की तैयारियां शुरू की गई थी। पहले शहीदी सप्ताह नहीं मनाया जाता। उन्होंने बताया कि किस तरह से कन्हई चटर्जी और चारू मजुमदार की मौत के समय को शहीदी सप्ताह के तौर पर कन्वर्ट किया गया है और उनकी याद में मनाया जाता है। और लेकिन इस दरमियान इसे सप्ताह भर इसलिए मनाया जाता है कि पार्टी में जितने भी सदस्य रहे हैं जिनकी मौतें हुई हैं पार्टी में रहते हुए, उन सभी को श्रद्धांजलि दी जाए। माओवादियों ने इस दफ़े जो अपना बुकलेट, अपनी जो मैगज़ीन जारी की है, उसमें उन्होंने बताया कि जब से पार्टी की स्थापना हुई है, माओवादियों की इस पार्टी की, CPI जो अलग अलग हैं, जहां से नक्सलबाड़ी से जो शुरू हुआ था और कई स्टेप में जो आदमी यहाँ तक पहुँचा है माओवादी का, ये आज तक लगभग 14,000 इनके सदस्य अलग अलग घटनाओं में या बीमारी से पार्टी में सक्रिय रहते हुए मारे जा चुके हैं। और उनकी याद में अब ये शहीदी सप्ताह और भी बड़े तरीके से मनाया जा रहा है। शहीदी सप्ताह इसके पहले भी मनाया जाता रहा, लेकिन इसके पहले कभी बड़े आयोजन माओवादियों के द्वारा, मतलब इतने बड़े जो अभी मैं देख रहा हूँ, नहीं किए जाते रहे। आप तस्वीरों में देख रहे होंगे माओवादियों ने 2 और 3 अगस्त को तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती किसी इलाके का खुलासा उन्होंने नहीं किया, एक बड़ा आयोजन किया। और इस आयोजन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 से 3 हज़ार की संख्या में ग्रामीण और माओवादियों के बड़े नेता सभी शामिल हुए थे। इसकी तैयारियां उन्होंने पहले से कर रखी थी। पहले से कैसे कर रखी थी, इस बात का खुलासा मैं इससे कर सकता हूं कि जिस तरह से उन्होंने जो तस्वीरें जारी की हैं, उस तस्वीर में जो बड़ा स्मारक बनाया है, वो स्मारक को देखकर लगता है कि स्मारक चंद दिनों में नहीं बल्कि एक लंबे समय में बना होगा। आपको याद हो कि बीते समय भी, पिछले साल, जब माओवादियों ने चारू मजुमदार के 50वें मतलब 50 साल भी, उनकी मौत के 50 साल बीत जाने के बाद उनकी याद में जो एक बड़ा शहीदी सप्ताह का आयोजन किया था, वो बीजापुर और सुकमा के सीमावर्ती इलाके में कोमटपल्ली में किया गया था। कोमटपल्ली में उन्होंने RK, जो कि उनके केंद्रीय कमेटी के सदस्य रहे, उनकी याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बनाया था। स्मारक की तस्वीर भी मैंने आपको दिखाई थी। इस बार भी उन्होंने अपने पोलित ब्यूरो और केंद्रीय कमेटी के जो सदस्य हैं कटकम सुदर्शन, उनकी मौत बीते दिनों बीमारी से हुई थी, उनकी याद में भी एक बड़ा स्मारक बनाया है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में।
और ये स्मारक देखकर ही लग रहा है कि इसे भी काफ़ी बड़े अथक प्रयास से और लंबे समय की मेहनत के बाद माओवादियों ने तैयार किया है। कोमटपल्ली की तरह इस स्थान में भी उन्होंने भाषण देने के लिए बाकायदा एक मंच तैयार किया है और अपने कार्यक्रम के लिए भी उन्होंने एक स्टेज तैयार कर रखा है। माओवादियों ने इसको लेकर संयुक्त रूप से माओवादियों ने एक पत्र भी जारी किया और उस पत्र में उन्होंने बताया कि किस तरह से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, किस तरह से दूर दूर से ग्रामीण, जिसमें महिलाएं, वृद्ध, पुरुष, युवा सभी शामिल थे, युवक युवतियां भी शामिल थे, सभी पहुंचे हुए थे और 2 से 3 अगस्त के बीच इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। 3 अगस्त को फाइनल आखिरी कार्यक्रम था इनका श्रद्धांजलि सभा का। इसको लेकर 2 दिन पूर्व से ही ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच चुके थे। माओवादी नेता भी वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच चुके थे, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य भी शामिल थे। 3 अगस्त को विधिवत उनके द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आप देख रहे हैं उनकी जो चेतना नाट्य मंडली है उनके द्वारा अलग अलग गाने गाए गए, नृत्य किया गया। दरअसल इस नृत्य में वो अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके लिए तैयार गीत की रचना जो की जाती है उसका गान किया करते हैं और नृत्य किया करते हैं और इसी माध्यम से भी वो अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं। माओवादियों ने अपने पत्र में बताया कि किस तरह से सबसे पहले उनके द्वारा जो है झंडे को सलामी दी गई और किस तरह से अपने मारे गए साथियों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही साथ एक लंबा जुलूस निकाला गया जिसमें कि अपने मारे गए नेताओं के जय जयकारे उन्होंने लगाए और इसके बाद सारे कार्यक्रम के बाद माओवादियों ने अपने कार्यक्रम के कुछ वीडियोस और फ़ोटो भी जारी किए हैं। मुझे लगा कि इस वीडियो को भी मैं आप तक पहुंचाऊं, आपको दिखाऊं, आपको बताऊं कि किस तरह से बस्तर के उस बियाबान जंगल में जहां कोई नहीं पहुंच पा रहा है वहां पे माओवादी इतने बड़े आयोजन को आयोजित करते हैं और उसमें बहुत आसानी से उनके बड़े नेता, जिसमें सेंट्रल कमेटी और पोलित ब्यूरो के सदस्य हों या बाकी बड़े लीडर हों, वो सभी पहुँचते हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और कार्यक्रम को संपन्न कराकर फिर अपने अपने इलाकों में लौट जाते हैं। दरअसल ये माओवादियों का कार्यक्रम था जो कि संपन्न हो चुका है और उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को जारी किया है। लेकिन हम बात करते हैं फिर से वहीं जहां से हमने इस मुद्दे को शुरू किया था। मुद्दा ये कि छत्तीसगढ़ में चुनाव है और चुनाव के साथ साथ ही सरकार हमेशा से अपनी पीठ इस बात को लेकर थपथपाती है कि अब माओवादी बैकफुट पर हैं और माओवादियों ने इस वीडियो को रिलीज़ करके सिर्फ ये बताने की कोशिश नहीं की है कि उन्होंने अपने मारे गए साथियों के याद में शहीदी सप्ताह के आखिरी दिन कितना बड़ा और भव्य कार्यक्रम आयोजित किया था। दरअसल माओवादियों ने इस वीडियो को जारी करने के साथ अपनी ये मंशा भी जाहिर की है कि जिस तरह से सरकार उनके लिए जो दावा करती है कि माओवादी अब काफ़ी बैकफुट पर हैं और उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, कमज़ोर पड़ गए हैं, लेकिन माओवादी इन सारे दावों को झुठलाते हुए इस तस्वीर से ही सारे जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। माओवादी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जब चाहें, जहां चाहें एक बड़ी संख्या में एकत्रित हो सकते हैं, अपने मारे गए साथियों की याद में एक बहुत बड़ा स्मारक बना सकते हैं और साथ ही साथ 2 दिनों तक कोई एक भव्य कार्यक्रम को भी आयोजित कर सकते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो सकते हैं और सुरक्षित माओवादी नेता भी वहां पहुंच जाते हैं और वापस अपने अपने ठिकानों पर लौट भी जाते हैं। ये एक चैलेंज है सरकार के लिए, चुनौती है सरकार को कि आप जितने भी दावे कर लें लेकिन माओवादी कमज़ोर नहीं हुए हैं और मुझे लगता है कि इस स्थिति में माओवादियों को कमज़ोर समझना सरकार की एक बड़ी भूल होगी। अब ऐसे में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव है और बस्तर में ये चुनाव काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है, चुनौतीपूर्ण हो जाता है सरकार के लिए, चुनौतीपूर्ण हो जाता है यहाँ पे तैनात जवानों के लिए, चुनौतीपूर्ण हो जाता है उन सरकारी कर्मचारियों के लिए जो चुनाव संपन्न कराते हैं। क्यों? क्योंकि माओवादियों के खिलाफ जो तैनात जवान हैं वो तो हमेशा से ही शहीद होते ही हैं, लेकिन चुनाव के दरमियान यह भी देखा जाता है कि किस तरह से जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनका माओवाद और इस फोर्स से कोई लेना देना नहीं होता, वो अलग अलग विभागों में पदस्थ होते हैं, लेकिन चुनाव संपन्न करवाने के दरमियान वो भी माओवादियों के निशाने पे आ जाते हैं। माओवादी उन्हें भी टारगेट करते हैं चुनाव पेटी लूटने के लिए, ईवीएम मशीन लूटने के लिए और चुनाव को बाधित करने के लिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार इन माओवादियों की इस बड़े स्ट्रेंथ को देखकर अपनी रणनीति में क्या बदलाव करती है, किस तरह से बस्तर में शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव संपन्न करवा पाती है, क्योंकि माओवादियों ने तो तस्वीर जारी करके अपना चैलेंज दे ही दिया है।
अगर आपको भी लगे कि माओवादियों के शहीदी सप्ताह से जुड़ा ये वीडियो, ये जुड़ी हुई ये जानकारी काफ़ी महत्वपूर्ण थी और सवाल वाजिब था कि बस्तर में आप शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कैसे संपन्न कराएंगे, क्या तैयारी है सरकार की, क्या केवल पोलिंग बूथ बढ़ा दिए जाएंगे तो वाकई में संपन्न चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से हो पाएगा। ये सारे सवाल के जवाब तो खैर आने वाले वक्त में सरकार ही दे पाएगी अपने काम को सफलतापूर्वक संपन्न करा के। लेकिन अगर आपको लगे कि सवाल वाजिब था तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।